नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है उसे हम लेकर आए हैं। चैप्टर 2 हमने पहले ही अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यह इतिहास है और इतिहास क्रम में चलता है। मतलब एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में पुरानी चीज़ें रहती हैं, फिर उसके बाद क्या घटना घटी है उसके बारे में, तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पहले जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आरंभिक नगर। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इन विभिन्न स्थानों पे लोग मौजूद थे, यानी कि बहुत पहले लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन हमने बात किया था सभ्यता की, यानी कि नगरों की। जब हमने बात की थी तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बताया था कि एक ज्ञात सबसे प्राचीन जो नगर है या फिर सबसे प्राचीन ज्ञात जो सभ्यता है वह हमें हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। इस आरंभिक नगर का मतलब ये हो गया कि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता की ही बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह लगभग 4700 से लेकर 5000 वर्ष पुराना सभ्यता है। इसके पहले यानी कि कुछ वर्ष पहले जब इसकी खोज नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि भारत के संदर्भ में जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता है, वो हमारा वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और इसके बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि वैदिक सभ्यता से पुराना सभ्यता हमारा ये जो है वह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी का सभ्यता है। हम चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हेडिंग्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की कहानी समझेंगे कि कैसे इसकी खोज हुई, और इन नगरों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, भवन, नालों और सड़कों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, नगरीय जीवन के बारे में बात करेंगे कि लोग कैसे रहते थे, और फिर हम बात करेंगे कच्चे माल की खोज में, यानी कि कच्चे माल कहाँ से आते थे, और फिर नगरों में रहने वालों के लिए भोजन किस प्रकार का वो भोजन करते थे। और गुजरात और हड़प्पा, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा और लोथल की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसमें बहुत डीपली कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर आपका क्लियर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की कहानी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे पता चलता है लोगों को इसके बारे में। तो आज से लगभग 170 साल पहले जो पंजाब क्षेत्र है, जो पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र है, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे रेलवे लाइन में बिछाई जाती थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले 100 साल पहले या फिर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 170 साल पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों का समय था, और उस समय रेलवे लाइन्स बिछाए जा रहे थे बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इसी कार्य के लिए, इसी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए इस क्षेत्र में भी यहाँ पे रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही थी। और वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा कि कुछ मकान टूटे फूटे हैं जिसकी दीवारें बची हुई हैं। उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ पे जो ईंटें हैं, वहाँ पे जो ध्वस्त मकाने हैं, उस स्ट्रक्चर की जो ईंटें बची हुई हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। वह पकी हुई ईंटें थीं और बहुत मजबूत थीं। तो उन्होंने कहा, वो समझ नहीं पाए कि यह क्या चीज़ है, या फिर यह कितनी पुरानी सभ्यता है, या फिर यह कितना महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास के लिए। वो इस बात को समझ नहीं पाए, तो वहाँ से बहुत सारी हज़ारों की संख्या में वह ईंटें ले आकर उस पर पटरियाँ बिछाना शुरू कर दी हैं, यानी कि रेलवे लाइन उस पर बिछाना शुरू कर दी हैं। उन्हें पता ही नहीं था, वहाँ से हज़ारों ईंटें लाई गई जिससे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके डैमेज भी हो गए। अब लगभग 100 साल पहले फिर उस पर पुरातात्विक विभाग का, यानी कि पुरातत्वविदों का उस पर नज़र गया, इतिहास विभाग का उस पर नज़र गया, और उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। उसे जब वहाँ पे पहुँचे, उसकी खुदाई किए और वहाँ पे चीज़ों को देखें तो उन्हें लगा कि यह वाकई पुराना, कोई बहुत पुरानी सभ्यता है। और 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा।
और यह पहला नगर था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यह पहला नगर था जिसकी खोज की गई थी और यह पता लगाया गया था कि यह बहुत ही पुराना हमारा सभ्यता है। प्रारंभिक अवस्था में बहुत जो इतिहासकार थे उन्होंने अपना अलग अलग अनुमान बताया कि कितने साल पहले, या फिर कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 7,000, इससे इतना पुराना है। लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से कुछ पता चला जिसके बारे में हमें ये पता चला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लगभग आज से 4700 से लेकर 5,000 साल वर्ष पहले की सभ्यता थी। अब इसके नाम को हम देख लेते हैं कि इसका जो नाम पड़ा, जैसे कि इस चैप्टर का भी नाम आप देखते हैं तो 2 नाम पढ़ते हैं। एक तो आप हड़प्पा पढ़ते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता, और या एक पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये 2 नाम क्यों पड़े, इसके पीछे क्या कहानी है उसे भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इसका क्यों नाम रखा गया। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि दयाराम साहनी जी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। अब चूंकि जब बाद में और भी खोज होने लगे तो बहुत सारे इस क्षेत्र में बहुत सारे प्राचीन नगर हमें मिले, हड़प्पा कालीन नगर मिले, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया कि यह हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन जब बाद में और भी खोजें हुई तो यह पाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के किनारे और उसके जितने भी शाखाएं हैं, यानी कि जितनी भी उपनदियां हैं, उनके किनारे बहुत सारे जो इसके नगर थे वह मौजूद थे। अब चूँकि ये सिंधु नदी के किनारे यह सभी क्षेत्र मौजूद थे, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो लगभग क्षेत्र है वह सभी सिंधु घाटी या फिर उससे जुड़ने वाली नदियों के किनारे है, इसलिए हमें इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहनी चाहिए। या फिर कुछ लोगों का कहना ये था कि अब चूँकि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसे कहना चाहिए। अपना अपना विचारधारा है लोगों का, इसमें बहुत ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाद में और भी अधिक खोजें हुई तो जब पूरा ये उत्तर भारत जो आपका है, ये उत्तर और पश्चिम भारत है, ये पूरा क्षेत्र कवर करता था ये हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पे तो भाई ये सिंधु घाटी से कोई संबंध नहीं था, तो कुछ लोग हड़प्पा कहते हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो अपने अपने ऊपर है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की कहानी है, यह खोज की। अब हम बात करने वाले हैं कि इन नगरों की क्या विशेषता थी। तो यदि हम नगरों के स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाते हैं कि उसमें कुछ खास पैटर्न है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी नगरें मिले हैं, अलग अलग नगर मिले हैं, वो कुछ त्रिभुजाकार आकृति में हमें नज़र आते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार के। और मुख्य रूप से देखा जाता है कि ये जो क्षेत्र था, यानी कि कम क्षेत्र जो था, यानी कि जहाँ पे बहुत कम आबादी रहती थी, वह पश्चिम था, और जो अधिक आबादी वाला क्षेत्र था वह पूरब दिशा था। यानी कि ये जो कम क्षेत्र वाला जगह था, यहाँ पे उन्हें एक दुर्ग जैसा स्थान मिला। यानी कि इसका जो बहुत सारी जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थे, उसमें ये पाया गया कि उसके पश्चिमी छोर पे, पश्चिम की ओर बहुत कम मकान है, और उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर है, यानी कि टीला नुमा है, वह ऊपर की ओर है। वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसका जो स्ट्रक्चर था वह काफ़ी बड़ा था। तो इस आधार पे जो इतिहासकार थे वह ये मानने लगे कि यह वाला जो क्षेत्र था, जो कम दूरी में फैला हुआ था, जहाँ पे कम मकान स्थित थे, वो उसे उन्होंने नगर दुर्ग का नाम दिया कि यह जो है वह नगर दुर्ग है। वो नगर दुर्ग है। और दूसरे ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है, वह सामान्य लोगों का वह निचला नगर इसे कहा गया। इसमें मतलब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो राजतंत्र था, या फिर जिस प्रकार का भी यहाँ पे तंत्र रहा हो, जिस प्रकार का भी प्रबंधन रहा हो, ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो ऊंचा वाला हिस्सा था, इसमें शासक लोग रहते थे, यानी कि जो शासन करते थे या फिर जो प्रशासनिक लोग थे वो इस ऊंचे भाग पे, इस टीले भाग पे रहते होंगे, और जो आम जनता थी वह विभिन्न क्षेत्रों में यह फैली हुई थी। और इनके जो नगर थे वह चारों तरफ से, यानी कि जैसे भी इसका स्ट्रक्चर था उसके चारों तरफ से इनकी बाउंड्री होती थी, पक्की ईंटों की यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिलती थी, चारों तरफ से ये घिरे हुए थे।
इसके साथ ही इन विभिन्न नगरों में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्ट्रक्चर मिले या फिर कुछ भवन मिले हैं जो उनकी खासियत को बयां करती है, यानी कि कुछ विशेष स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करें तो यहाँ पे महान स्नानागार और भंडार गृह हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो यदि आप मैप में देखना चाहें तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पंजाब प्रांत में, मतलब पाकिस्तान में ये मिलता है। और इसकी खासियत यह है कि इस नगर में हमें एक महान स्नानागार, जिसे हम बृहद स्नानागार भी कहते हैं, ये प्राप्त हुआ है और भंडार गृह प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ा सा महान स्नानागार के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है इसके ऊपर आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा, इस पर फिल्म भी बनाई गई है जो कुछ रूप मतलब बहुत कम स्तर पे ऐतिहासिक है, वो बस एक काल्पनिक कहानी है और जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं उसे जोड़ जाड़ के इधर उधर से कुछ एक कहानी टाइप का बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो कि जो मोहनजोदाड़ो फिल्म है उसमें। तो ये जो स्नानागार था, यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका बनावट कुछ चौकोर हुआ था और दो तरफ से उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी उतरने के लिए, यानी कि दो तरफ से उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी नीचे उतरने के लिए, और वह पक्की ईंटों की बनाई गई थी। जो स्नानागार था वह पक्की ईंटों की बनी थी, उस पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए कि पानी धरती के अंदर ना चला जाए, उसमें जो चारकोल होता है उसमें पोताई भी की गई थी, उसमें उसको लगा दिया गया था अच्छे तरह से, ताकि जो पानी का रिसाव है वह रुक सके। और इसकी जो खासियत थी, इसमें जो ये महान स्नानागार था, इसमें जो पानी आता था वह कुओं के माध्यम से आता था, यानी कि कुएं लगे हुए थे, एक नाली बनी हुई थी और उन्हीं नालियों के माध्यम से कुओं से उसमें पानी भरा जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह इतना बड़ा था स्नानागार, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के नहाने के लिए नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्नानागार के चारों तरफ कमरे मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के कमरे मिलते हैं। इस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि इस स्नानागार में विभिन्न प्रकार के वीआईपी कल्चर के लोग या फिर कुछ खास लोग आकर स्नान करते होंगे, या फिर हो सकता है कि यदि उस समय सैनिक व्यवस्था रही हो तो हो सकता है कि सैनिकों के स्नान और उनके रहने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हों, या फिर हो सकता है कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मतलब जो होता है, जैसे कि लोग जाते हैं नहाने इधर उधर बड़े बड़े स्थानों पे, धार्मिक स्नान करने जाते हैं, ये भी हो सकता है कि ये जो था स्नानागार, यहाँ पे धार्मिक स्नान जैसे कुछ कार्यक्रम स्थापित होते हों ताकि लोग दूर दूर से आके इसमें नहा सकें। तो इस तरह की इतिहासकार जो हैं इस तरह की चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। भंडार गृह के बारे में बताऊं तो यहाँ पे एक भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह इसके साथ ही आप लोग को हड़प्पा में भी देखने को मिल जाएगा और लोथल में भी देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे, भंडार गृह मोहनजोदड़ो में, और यहाँ पे लोथल जिसे हम सामान्य रूप से इसे हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं कि ये जो क्षेत्र था यहाँ पे हमें एक बंदरगाह देखने को मिला है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में। तो यहाँ पे भंडार गृह मौजूद थे। भंडार गृह में अनाज रखना हो गया या फिर किसी अन्य प्रकार की सामग्री जो अधिक होती थी वह इन्हें रखा जाता था। और भंडार गृह को देखकर लगता है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी मतलब विकसित सभ्यता थी। और सबसे बड़ी बात है कि भंडार गृह बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इतना अधिक अनाज या कोई भी चीज़ होती थी जिसे भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, यदि चीज़ें सीमित मात्रा में होती हैं तो भंडारण की आवश्यकता क्या है, लोग उसे सेवन कर जाएंगे, भंडारण की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपना खर्च कर डालेंगे। लेकिन यदि अधिक मात्रा में कोई चीज़ हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भंडार करने की आवश्यकता पड़ती ही है। और वहीं हम बात करें, हड़प्पा हो गया, भंडार गृह के बारे में। लोथल में अग्निकुंड और कालीबंगा, लोथल जैसा कि यहाँ पे गुजरात में स्थित है लोथल, और कालीबंगा हमारा यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे अग्निकुंड जैसा कुछ स्ट्रक्चर भी हमें प्राप्त हुआ है, और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ यज्ञ नुमा कोई कार्यक्रम होता होगा, जिसके बारे में इसमें मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन विभिन्न चीज़ों को देखने पे कुछ मूर्तियाँ या फिर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिले हैं जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये हो गया कि कुछ विशेष जो हमारे स्ट्रक्चर थे उसके बारे में। अब हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कों के बारे में कि इसकी क्या विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो
भवन थे, आप लोग जानते हैं कि वह पक्के ईंटों के बनाए गए थे। अमूमन जितने भी घर मिले हैं वहाँ पे वो लगभग सभी के सभी, कुछ ऐसे भी थे जो कच्चे ईंटों से बनाए गए थे, लेकिन अधिकतर जो घर थे जो अभी मतलब बचे हुए हैं, जो हमें ज्ञात हैं, वो पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। उनकी जो दीवारें होती थी बहुत चौड़ी होती थी। और भवनों का जब निर्माण किया जाता था तो भवनों का सामान्य स्ट्रक्चर वहाँ पे ये था कि भवनों के बीच में, यानी कि घरों के बीच में आपको आंगन देखने को मिलेगा और आंगन के चारों तरफ कमरे वहाँ पे मौजूद थे। और जो भवनें मतलब कितने तल्ले की थी, तो देखकर ये लगता है कि कुछ भवन 2 तल्ले की थी और कुछ 1 तल्ले की, यानी कि कुछ भवन 1 तल्ले की थी और कुछ 2 तल्ले की हैं। कुछ स्ट्रक्चर को देखकर, जो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि उस समय मतलब आप समझ सकते हैं कि 4700 या फिर 5000 साल पहले इस तरह की चीज़ों का निर्माण किया गया था। और इन जो घरों में चारों तरफ जो वो कमरे बनाए जाते थे, उसमें से एक कमरा स्नान के लिए भी होता था, यानी कि स्नान करने के लिए एक कमरा वहाँ पे था। और वहाँ पे जो घरों में पानी की जो व्यवस्था थी, जो जल की व्यवस्था होती थी, वह कुओं के माध्यम से की जाती थी। कुछ कुएं सार्वजनिक रूप से थे जहाँ से आप पानी ला सकते थे, और कुछ घरों के अंदर भी कुएं मिले हैं जिसका उपयोग कर सकते थे। अब जल की निकासी के लिए वहाँ पे नालियाँ भी बनाई गई थी, जो नालियाँ घर से निकलकर जो मुख्य सड़क होता था, मुख्य सड़क पर जो नालियाँ थीं उन सड़कों की नालियों में मिलती थीं, और वो नालियाँ जाकर बाहर की ओर एक बड़ा नाला होता था उसमें जाकर मिल जाता था। और नालियों में आपको ढाल भी देखने को मिलता था जिससे कि पानी आसानी से बह सके। और जो नालियाँ थी वह सामान्य रूप से पक्के ईंटों की बनाई गई थी। जो बाहर हमें वो मिलता है, जो क्या कहते हैं, जो नाला मिलता है, उसमें उसे ढका गया था, और ढके होने की वजह से उसमें जगह जगह पे मेन होल्स बनाए गए थे जिसके माध्यम से आप उसके रख रखाव और साफ सफाई कर सकते थे। और ये सभी चीज़ें देखने से, जब देखिए आप, यदि जिन शहरों के नाम मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे शहर हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, धौलागिरी, लोथड़, ये तो बस ऐसे सामान्य नगर हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किए हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारे यहाँ पे शहर मौजूद हैं। और यदि आप इन्हीं शहरों को सर्च करेंगे गूगल मैप में, तो गूगल मैप में आप देखेंगे जो एक सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पे आप किसी प्रकार का उस स्थान से संबंधित फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पे घूमने जाते हैं, चूँकि ऐतिहासिक स्थल है तो इतिहास में रुचि लेने वाले बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। तो उन्होंने अब कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे लगा रखी हैं विभिन्न चीज़ों की। तो गूगल मैप में आप जाकर इन शहरों का नाम डालकर नीचे की ओर जब जाएंगे स्लाइड करके, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो भवनों का निर्माण किया गया था, और जो नाले और सड़क, और वहाँ पे सड़कें जो थी, सड़कों की चलिए बाद में बात कर दूँ, सभी भवनों के सामने से सड़क गुजरती थी, और जो सड़कें होती थी वह बिल्कुल सीधी होती थी, मतलब वह कर्व कहीं नहीं लेती थी, कहीं मुड़ती नहीं थी, वह सीधे ही निकल जाती थी कहीं से भी चलती थी तो। और चौड़ी सड़कें होती थीं। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें पता चलता है कि जो वहाँ की जो घरें थीं वह किसी विशेष योजना के तहत बनाई गई थी। यानी कि जैसे लगता है कि पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उसका मानचित्रीकरण किया गया था, मानचित्रीकरण करने के बाद उस पर भवन और नालों और सड़कों का निर्माण हुआ था। क्योंकि उसको देख के ही लगता है कि सभी जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, जो भी नगर तैयार किए गए थे, वो सभी को एक साथ, क्योंकि वो बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। आजकल तो सामान्य रूप से आजकल के नगरों में तो सरकार सड़क बना के जाती है, उसके बाद कोई आता है अपना मकान बनवाने लगता है, तो सड़क और जो नालियाँ होती हैं उसमें अपना बालू उलू गिरा के वो भर डालता है, नालियों को तोड़ डालता है, तो फिर से यहाँ पर निर्माण होता है, फिर टूटता है, फिर निर्माण होता है, फिर टूटता है। शहरों में देखिए कोई एक कंपनी आएगी, वो ठेकेदार आएंगे, तार बिछा के किसी दूसरे कंपनी का जाएंगे, फिर 2 ही महीने बाद कोई दूसरा आएगा, फिर वो अपना सड़क खन के फिर दूसरा तार बिछाएगा उसमें, फिर वो बनेगा, फिर जब बन के तैयार हो जाएगा, अभी तो मतलब इतना जल्दी बनता भी नहीं है, वो तार वाले आते हैं, खोद खाद के गड्ढा चले जाते हैं, फिर जब 2-4 लोग गिर के मर जाते हैं, 2-4 लोग उसमें गिर के अपनी टांगें तोड़वा लेते हैं, फिर कोई ठेकेदार दूसरा आएगा, फिर उसका निर्माण करेगा, फिर कोई आएगा कंपनी, उसका कोई ख़राब हो जाएगा तार, तो अपना खन उन के उसको खोद के
तो इस तरह की, लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सभी बिल्कुल प्लान के तहत उन नगरों का निर्माण किया गया था, ऐसा देखने को मिलता है चीज़ों को देखकर। चलिए हम बात करते हैं हम नगरीय जीवन की। तो जैसा कि स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वहाँ पे जो सामग्रियाँ मिलती हैं जो कि भी पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं यहाँ का जो नगरीय जीवन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन था, वो बहुत ही उथल पुथल, मतलब बहुत ही चुहलगुम रहता होगा। यानी कि वहाँ पे मार्केट्स भी थे, लोग अपने अपने कामों में लगे भी रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लोग विशेषज्ञ रहे होंगे। सभी लोग हर तरह के काम नहीं करते होंगे। जिस प्रकार के उसमें स्ट्रक्चर हमें विभिन्न प्रकार के प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मकानों के हो गए, चाहे वो नाली या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी वहाँ पे मुहरें थीं या फिर जो भी वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग विशेषज्ञ रहे होंगे। अब वो स्त्री थी या पुरुष, तो इसके बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपने काम में माहिर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो भवन, नालों और सड़कों का निर्माण करने के लिए, कुछ जो इंजीनियर्स टाइप के होते हैं, इंजीनियर्स, भवन निर्माता जो होते होंगे, वो अपना प्लान करते होंगे इस चीज़ों का। जो शिल्पकार होते होंगे, वो शिल्पकारी करने में अपना वो विशेषज्ञता उन्होंने हासिल की होगी। कुछ बढ़ई रहे होंगे और कुछ व्यापारी रहे होंगे। तो अलग अलग वर्गों में ये जो था वो नगर बटा हुआ था। अब क्योंकि इन नगरों में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जो उन नगरों में आसपास कच्चे माल के रूप में नहीं प्राप्त होती हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन नगरों में बाहर से भी सामग्री आता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे व्यापार भी चलता था, यानी कि यहाँ के लोग व्यापारी भी थे, व्यापार भी करते थे और जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वह अन्य क्षेत्रों से ले आके अपने नगरों में स्थापित उसे करते थे। तो इस प्रकार का कुछ नगरीय जीवन था। यहाँ पे जैसे कि बताया भी गया है कि नगर और नया शिल्प में आपको वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर या फिर जो भी ऐसे पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसमें हमें कुछ औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मनके यानी कि मोतियाँ मिली हैं, बाट जिनसे कि किलो तराजू जो होता है, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, मुहरें मिली हैं। इस तरह की चीज़ें जो मिली हैं वह या तो मिट्टी इसको मतलब कह सकते हैं कि पकाकर, या फिर पत्थरों के, या फिर विभिन्न प्रकार के तांबा हो गया, सोना हो गया, या फिर कांसा हो गया, टीन हो गया, इन सभी चीज़ों से इसको बनाई जाती थी। मनके यहाँ पे पत्थरों से बनाए जाते थे घिस कर। बाट का भी यहाँ पे प्रयोग होता था। मुहर, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यहाँ पे मुहरें मिली हैं। मुहरों के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मुहरें क्या होती हैं। तो मुहरें जो होती हैं वह किसी चीज़ को चिन्हित करने के लिए होती हैं। यहाँ की जो मुहरें थीं वो लगभग सामान्य रूप से मिट्टियों की बनाई गई थी, पक्की मिट्टियों की बनाई जाती थी मुहरें, और उस पर विभिन्न प्रकार की आकृति वहाँ पे बनाए गए थे जो कि सामान्य रूप से जानवरों के होते थे। जैसे कि मुहर जो है, इसे हम इंग्लिश में सील कहते हैं, और यदि आज के ज़माने के हिसाब से इसे समझने का प्रयास करें तो विभिन्न सरकारी संस्थाएं सील करती हैं किसी चीज़ को। जैसे कि आपने सुना होगा कि उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया या फिर उस भवन को सील कर दिया गया। तो जब सील होता है तो आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ताला लगाने के बाद उस पर कपड़ा लपेटा जाता है, और कपड़े लपेटने के बाद जो कपड़े का जो दोनों छोर होता है जहाँ से उसको खोला जा सकता है, उन दोनों छोरों को प्लास्टिक जैसे किसी पदार्थ से पिघला कर उसे वहाँ पे चिपका दिया जाता है, और उस प्लास्टिक के ऊपर एक मुहर रहता है, उस मुहर को उस पर मार दिया जाता है, ऐसे उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। अब इससे होता ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसमें घुसने का प्रयास करेगा या किसी प्रकार का छेड़खानी करने का प्रयास करेगा भवन में, तो उससे ऐसा करने के लिए उसको सबसे पहले उस ताले को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि वह ताले को खोलना चाहता है तो उस सील को उसे तोड़ना पड़ेगा, और यदि सील टूट जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें किसी ने प्रवेश किया था। तो मुहरों का जो प्रयोग था वो इसीलिए किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे जो बहुत सारी मुहरें मिली हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार करते थे या सामानों को भेजते थे तो उस पर मुहर लगाते थे, और मुहर इस बात की गारंटी होती है कि आपके चीज़ के साथ किसी प्रकार के रास्ते में छेड़खानी नहीं की गई है। जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनियाँ, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, ऐसे कुछ पैकेट्स तैयार करती हैं। इस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है कि यदि आप उसे खोलने का प्रयास करेंगे तो जो सील होगा, जो मुहर होगा, मतलब मुहर के आजकल मतलब कुछ टेप टाइप का इस्तेमाल करते हैं वो, तो वो फट जाएगा, और फटने की वजह से आप समझ सकते हैं कि उसको पहले ही खोला जा चुका है।
तो यही मुहरें थी बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि आप रेलगाड़ी में आजकल भी देखेंगे, रेलगाड़ी जो सामान्य रूप से जो मालवाहक रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनके दरवाजे जब बंद कर दिए जाते हैं तो उसमें भी आप एक तार देखेंगे कि उसके दरवाजे पे दोनों तरफ से बांध कर एक तार लाकर उसके सिरों को प्लास्टिक से पिघलाकर उसे बंद कर दिया जाता है, उस पर एक सील लगा दिया जाता है, ताकि रास्ते में यदि कोई खोलेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इसके साथ छेड़खानी की गई है, खोला गया है। सामान्य रूप से यदि पुलिस विभाग की बात करें तो जब किसी का मर्डर हो जाता है या फिर संदिग्ध परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति की जान चली गई है तो पुलिस जो होती है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पोस्टमार्टम के लिए जब जाता है तो रास्ते में किसी प्रकार की बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए आप देखेंगे पोस्टमार्टम करने से पहले उस बॉडी को भी सील की जाती है, उसे सफ़ेद कपड़े या फिर विभिन्न प्रकार के कपड़ों से पूरी तरह से अच्छे से बांध कर, और जो उसके जो सिरे होते हैं कपड़ों के उस पर भी सील लगा दिया जाता है ताकि रास्ते में कोई भी उसके साथ छेड़खानी ना कर पाए। तो इस तरह के सील की और मोहरों का वहाँ पे बहुत सारा प्रयोग देखने को मिलता है, जो आपके सामान की सुरक्षा की गारंटी देता है। यहाँ पे एक पदार्थ देखने को मिलता है जो कि फेंस जिसे हम कहते हैं, फेंस। जैसे कि आजकल आप लोग सामान्य रूप से जो चीनी मिट्टी के बर्तन अपने घरों में आप चीनी मिट्टी से बने पदार्थ या फिर खिलौने देखते हैं, ये कुछ उसी प्रकार का पदार्थ था जो कि फेंस था। और फेंस जो मुख्य रूप से बालू या फिर स्फटिक नामक एक पत्थर होता था, उसे पीस कर, उसे महीन पीस कर और उसमें गोंद मिलाकर, उसका पेस्ट बनाकर उसमें गोंद मिलाकर उससे विभिन्न आकृतियों की चीज़ें बनाई जाती थीं। इससे मुख्य रूप से मनके जैसे कि मोती हो गया या फिर चूड़ियाँ हो गई या फिर छोटे बर्तन, यह देखने को इस पदार्थ के मिलते हैं। तो ये हो गया नगर और शिल्प के बारे में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिली थी हमें। चलिए बात करते हैं हम कच्चे माल की खोज में। तो वहाँ पे बहुत सारे जो पदार्थ हमें मिले हैं, औजार या फिर हथियार जिन पदार्थों के बने हैं, तो बहुत सारे नगर ऐसे हैं कि भाई हर नगर में हर तरह के पदार्थ नहीं मिल सकते हैं, उन्हें दूर दूर से लाना पड़ता है। और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कच्चा माल मंगाया जाता होगा बाहर से और फिर लाकर नगर में उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कांसे का ज़्यादा प्रयोग होता था, इस सभ्यता में कांसे की चीज़ें बनी होती थीं जिसमें कि मुख्य रूप से तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मतलब ये कोई पुख्ता इसमें सबूत नहीं है कि ये सब चीज़ें यहीं से मंगाई जाती होंगी, लेकिन उपलब्धता के कारण और जो व्यापारिक मार्ग थे उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये बताया जा सकता है कुछ सामान्य अवस्था में कि यहाँ पे जो तांबा था, सिंधु घाटी सभ्यता, वह उसमें तांबा जो था वो राजस्थान या फिर ओमान जो कि एक मिडिल ईस्ट का देश है वहाँ से मंगाया जाता रहा होगा। और टीन की बात करें तो यहाँ पे ईरान और अफ़गानिस्तान से उसे मंगाया जाता होगा। और सोना की बात करें तो जो कर्नाटक क्षेत्र है वहाँ से इसे लाया जाता होगा। और कुछ बहुमूल्य पत्थर थे जो कि गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाए जाते होंगे यहाँ पे चीज़ों को बनाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, कैसे वे जीवित रहते थे। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ स्रोत वहाँ पे कुछ जले हुए अनाज या फिर कुछ ऐसे डंठल्स मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी खाने की चीज़ें थीं। जैसे कि यहाँ पे सामान्य रूप से गेहूँ, जौ, दालें, धान, तिल और सरसों जैसी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सब लोग इस चीज़ का सेवन करते थे अनाज के रूप में। वहीं हम बात करें कि जानवरों को पाल कर उससे बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी वो लोग करते थे। जैसे कि वहाँ पे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, इनके हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, इनके सबूत मिले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि बताया भी कि वहाँ पे एक खिलौना मिला है जो कि एक जो हमारा बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी की आकृति का एक खिलौना भी, मतलब बैलगाड़ी ही मिला है खिलौने के रूप में, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सामानों को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फिर व्यापार करने के लिए वहाँ पे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता होगा। इसलिए वह चीज़ें इस खिलौने के रूप में उसे बनाई गई थी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर गाय, भैंस या फिर बैलों को पाला जाता होगा। बकरी और भेड़ के भी वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर सबूत मिले हैं, इनकी भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। शिकार के रूप में वह मछली, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, यानी कि ये उनके मुख्य भोजन के रूप में वह इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया करते थे।
चलिए बात करते हैं हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा कालीन नगर बहुत सारे हैं। हम कुछ दो नगरों के बारे में बात करेंगे, एक तो धौलावीरा और लोथल के बारे में। इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हम सबसे पहले धौलावीरा नगर की बात करते हैं। धौलावीरा जो है वह कच्छ के किनारे बसा एक नगर था और धौलावीरा की कुछ विशेषताएं ये थी। तो सबसे पहले विशेषता तो ये थी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि नगर दो भागों में बटा था। एक तो नगर दुर्ग का क्षेत्र था जो कि ऊंचा वाला हिस्सा होता था और एक जो निचला नगर था, इस प्रकार में यह बटा हुआ था नगर। लेकिन धौलावीरा में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि यहाँ पे जो बंटवारा किया गया था, यहाँ पे जो बंटवारा मिला है वह 3 भागों में बटा हुआ था यह नगर, और तीनों भागों को अलग अलग पत्थरों से फेंसिंग की गई थी। यानी कि चारों तरफ इस नगरों के बड़ी बड़ी दीवारें पत्थरों की बनाई गई थीं और उसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी लगाए गए थे। ये कुछ विशेषता थी। और धौलावीरा नगर के बीचों बीच आपको एक खेल के मैदान या फिर एक खुला हुआ क्षेत्र मिल जाता है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता रहा हो। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे जो मुहरें मिली हैं, उस मुहरों पे कुछ आकृतियाँ चिन्हित हैं या फिर कुछ मुहरों पे कुछ हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा भी गया है। लेकिन कोई भी लिखावट बहुत बड़ी स्थिति में या फिर कोई बहुत बड़ा किसी पदार्थ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन धौलावीरा पे हमें बड़े बड़े पत्थरों पे और बड़े बड़े हड़प्पा लिपि के अक्षरों में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पे बड़े अक्षरों के भी हमें स्रोत मिले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिपियाँ मिली हैं थोड़ी बहुत, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। मतलब उसे अभी तक किसी भी इतिहासकार ने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन वह पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। असल में कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं ये, या फिर ऐसा कहते हैं कि वह इन सभी चीज़ों को पढ़ लिए हैं, लेकिन वो अभी सही चीज़ें नहीं हैं। मतलब उस चीज़ों को उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया है। तो ये धौलावीरा में एक चीज़ ये भी मिलता है कि यहाँ पे बड़े पत्थरों पे हड़प्पा लिपि देखने को आपको मिलती है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल यहाँ पे देखिए जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी के पास गुजरात में लोथल नामक एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ। ये मुख्य रूप से साबरमती नामक जो नदी है उसके एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल शहर है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे भंडार गृह मिले हुए हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी कि यहाँ पे भंडार गृह प्राप्त हुए हैं। अब चूंकि यह यहाँ पे एक ऐसा भी स्ट्रक्चर मिला है जो कि हमें कहीं ना कहीं इंगित करता है बंदरगाह की ओर, और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग हो सकता है कि नावों का प्रयोग भी करते हैं। और बंदरगाह मिलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि यह समुद्र के मार्ग से भी इधर उधर जाकर व्यापार करते हों। और यहाँ पे जो भंडार गृह मिला है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सील जो होता था तो वह सील मिली है, और वहाँ पे क्ले भी मिला हुआ है जिसपे सील से मोहर मारा गया है उस पर। तो गीली मिट्टी का जो वहाँ पे क्ले बना के उस पर सील मार दिया जाता था किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमें लोथल में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र रहा होगा। और साथ में ही यहाँ पे लोथल क्षेत्र में एक हमें मनके बनाने का या फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने का एक भंडार मतलब एक गृह मिला है, जहाँ पे कुछ मनके बनाए गए हैं, यानी कुछ मोतियाँ तैयार हो चुकी हैं और कुछ अधूरी मोतियाँ वहाँ पे बची हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। और तो ये था हमारा 2 स्थान यानी कि धौलावीरा और लोथल के संदर्भ में। अगली कक्षाओं में या फिर बाद में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक है वह सभ्यता के अंत का रहस्य के बारे में है कि इसका अंत क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो लगभग माना जाता है कि लगभग 3900 साल पहले कुछ यहाँ पे ऐसे बदलाव आए कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो गया। यहाँ पे जो व्यापार होता था वो थोड़ा सा कम हो गया, और जो अन्य तरह की चीज़ें यहाँ पे जो थी वो बहुत तरह से बदलना शुरू हो गई। और अभी तक इस सभ्यता के अंत का रहस्य कोई बता नहीं पाया है।
अन्य इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार या फिर बहुत सारे पुरातत्वविद जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। कुछ का ये कहना है कि यहाँ पे जैसे कि ये जो क्षेत्र सब थे वह सब नदी के किनारे थे, तो बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत भयंकर बाढ़ आया हो जिसके वजह से लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमणकारी यहाँ पे आए होंगे जो इस सभ्यता का नाश कर दिए होंगे। कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो राजतंत्र व्यवस्था या फिर किसी प्रकार का जो व्यवस्था यहाँ पे था, जो प्रशासनिक व्यवस्था था, वो हो सकता है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होगा किसी कारण की वजह से, जिससे कि इस सभ्यता का अंत हो गया हो। या फिर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे सूखा पड़ गया हो, जिससे कि लोगों को छोड़कर जाना पड़ा हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई जाती हैं, लेकिन कोई भी एक निश्चित कारण अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह कारण सही हो सकता है। क्योंकि यह जिस तरह से छोड़े गए हैं, जिस तरह से यह पूरा वीरान पड़ा हुआ है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब लोग अचानक कहीं छोड़ के चले गए या फिर बाद में धीरे धीरे कहीं छोड़ के चले गए, या फिर यह लोग यदि कहीं गए भी तो कहाँ गए, क्योंकि उसके बाद हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। नगरीय जीवन आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। उसके बाद का जो बाद में ज्ञात सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि वह एक ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित सभ्यता थी। तो ये भी मान सकते हैं कि ये लोग जो लोग यहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, सीधी दीवार, सीधे जो नालियाँ, सीधे सड़कें बनाते थे और इतना बेहतरीन चीज़ें बनाते थे, आखिर यदि वह कहीं जाके बसे भी तो इस तरह की चीज़ें और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि चीज़ें तो ख़त्म हो सकती हैं, मतलब इनके बनाए जो स्ट्रक्चर हैं वो तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि कहीं जाएंगे भी तो हो सकता है कि वो इस तरह के चीज़ों का निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया हो। तो ये सब अभी चीज़ें हमें पता नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आरंभिक नगर यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ डिटेल्स थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो डालें इसके संदर्भ में तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।